अस्सलामुअलैकुम ईरा लाइट्स बॉयज एंड गर्ल्स। हमने कल वर्ब्स ऑफ थिंकिंग के बारे में बात की थी। हम इस वक्त वर्ब का लेक्चर ले रहे हैं और वर्ब्स ऑफ थिंकिंग को एक दफा मैं दोहरा दूं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके अंदर एक्शन भी होता है, लेकिन वो एक्शन, उस एक्शन का ताल्लुक हमारे मेंटल प्रोसेसेस के साथ होता है। जैसा कि कंसिडर, ये एक मेंटल एक्शन है। जैसा कि इनफर यानी कि अखज करना, ये भी एक मेंटल प्रोसेस है। जैसा कि इम्प्लाई, जैसा कि मतलब सजेस्ट करना, ये भी एक मेंटल प्रोसेस है। थिंक है, इमेजिन है, कंटेम्पलेट है, वगैरह वगैरह। तो वर्ब्स ऑफ थिंकिंग के बारे में दो उसूल आप लोग याद रखिएगा। जो पहला उसूल है वो ये है कि वर्ब्स ऑफ थिंकिंग अगर एक्टिव वॉइस में आते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस की तरह ट्रीट होंगे। जैसे आई कंसिडर जिया माई सन, आई कंसिडर अली माई सन, आई कंसिडर एप्पल्स द बेस्ट डाइट। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उसमें टू बी का एडिशन होता है, टू बी का। इसको मैं पर्पल कलर में कर रहा हूं अब। तो जनरली वर्ब्स ऑफ थिंकिंग के साथ ये एक प्रॉब्लम है जो कि आ सकता है आपको एग्जाम में। मिसाल के तौर पर जो एग्जामिनर है वो आपको सेंटेंस यूं देगा, जिया इज कंसिडर्ड माई सन। अब ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। ये सेंटेंस इसलिए इनकरेक्ट है कि इसमें टू बी नहीं है। तो कल भी मैंने यही गुजारिश की थी आप लोगों से कि जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनेगा। जैसे कि कॉमन एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। लेकिन जब वर्ब्स ऑफ थिंकिंग पैसिव वॉइस में आते हैं तो जनरली जनरली टू बी अपने साथ लेते हैं। दूसरी मिसाल थी आई इमेजिन कश्मीर अ पैराडाइज। अब पैसिव वॉइस में अगर इमेजिन को हम यूज करें तो कश्मीर इज इमेजिन्ड टू बी अ पैराडाइज। और कल हमने बहस की थी कि बाय फ्रेज लाजमी नहीं होता पैसिव वॉइस में। बाज औकात बाय फ्रेज लाजमी होता है। जैसे कि द स्नेक वॉज किल्ड बाय जावेद, यहां जावेद का बताना जरूरी था। द स्नेक वॉज किल्ड बाय माई सर्वेंट, यहां पर सांप को जो मारा है वो जावेद ने नहीं, सर्वेंट ने मारा है। तो बाय फ्रेज में सर्वेंट का बताना जरूरी था। जैसे कि द रूम वॉज क्लीन्ड बाय माई मेड, यहां पर मेड का बताया जाना जरूरी था, तो बाय फ्रेज भी जरूरी था। लेकिन बाज औकात पैसिव वॉइस ऐसे होते हैं जिनके लिए बाय फ्रेज की जरूरत ही नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे मैं उर्दू में बात करूं कि सड़कें तो बना दी गईं मगर उनका ख्याल ना रखा गया।
तो द रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड, द रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि बाज औकात बायफ्रेज की जरूरत ही नहीं होती। जैसे सड़कें तो बना दी गई, द रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड, लेकिन उनकी देखभाल ना की गई, बट वर नॉट टेकन केयर ऑफ। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि गंदम पंजाब में उगाई जाती है, या मैं कहूं कि सूती कपड़े गर्मियों में पहने जाते हैं, अब यहां पर बाय फ्रेजेस की जरूरत ही नहीं है। तो ये कल मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स ऑफ थिंकिंग जो हैं, अगर वो एक्टिव वॉइस में आए तो उसके साथ सादा ट्रीटमेंट कीजिए, और अगर वो पैसिव वॉइस में आते हैं तो फिर उनके बाद टू बी का इजाफा कीजिए। अच्छा जी, जैसे कि मुल्तान इज अज्यूम्ड टू बी हिज नेटिव लैंड। अब इज अज्यूम्ड से पता चल रहा है कि ये अज्यूम्ड वर्ब ऑफ थिंकिंग है और पैसिव वॉइस में आया हुआ है। तो लिहाजा यहां पर टू बी का इजाफा होगा। अब देखो, कायद आजम इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट पॉलिटिशियन, इज थॉट टू बी द बेस्ट पॉलिटिशियन। तो ये कल मैंने आपको चंद एक सेंटेंसेस करवाए थे कि वर्ब्स ऑफ थिंकिंग अगर पैसिव वॉइस में आते हैं तो उनके साथ टू बी का इजाफा होता है। फिर उसके बाद कल हमने ये एक एमसीक्यू भी किया था कि जमील इज कंसिडर्ड टू बी द सेवियर। एक मिनट, ये कल इसको इस तरीके से हमने लिखा था। चलें यूं कर देते हैं इसे। अब ए ऑप्शन है यहां पे, जमील इज कंसिडर्ड टू बीन द सेवियर। दूसरा सेंटेंस है जमील इज कंसिडर द सेवियर, और तीसरा सेंटेंस है जमील इज कंसिडर्ड टू बी द सेवियर। तो ये जो टू बी है ये लाजमी है पैसिव वॉइस में। तो जनरली जब हम वर्ब्स ऑफ थिंकिंग की बात करते हैं और उनको पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं तो टू बी का इस्तेमाल किया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट जो आज हमने पढ़ना है वो है इन्फिनिटिव्स और जेरेंड्स का। सिक्स्थ पॉइंट। अब इन्फिनिटिव्स को समझिए पहले। इन्फिनिटिव हम कहते हैं टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, ये इन्फिनिटिव है। और जेरेंड हम कहते हैं
जेरेंड हम कहते हैं कि जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नाउन का रोल प्ले करे तो जेरेंड कहलाती है। अब पहले हम इनको देख लेते हैं कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नाउन का रोल कैसे प्ले करती है। अब सेंटेंस नंबर 1 देखो। सेंटेंस नंबर 1 है आई एम सिंगिंग नाउ। सेंटेंस नंबर 2 है सिंगिंग इज माई हॉबी। और सेंटेंस नंबर 3 है आई लाइक सिंगिंग। अब आप ये देखिए कि आई एम सिंगिंग नाउ, इसमें जो सिंगिंग है वो वर्ब है। कैसे पता चला वर्ब है? उसकी पहली निशानी ये है कि सिंगिंग में एक्शन है। दूसरी निशानी ये है कि यहां सिंगिंग का हेल्पिंग वर्ब मौजूद है जो कि एम है। और तीसरी निशानी ये है कि अगर ये एक्शन है तो इसका एक्शन डूअर मौजूद है जो कि आई है। तो सेंटेंस नंबर 1 में ये जो सिंगिंग है ये वर्ब है और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी सिंगिंग यहां पर वर्ब है। इसकी पहली निशानी है कि इसमें एक्शन है। इसकी दूसरी निशानी यह है कि इसका हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। और इसका तीसरी निशानी यह है कि इसका एक्शन डूअर मौजूद है। तो लिहाजा सिंगिंग इज द वर्ब इन द फर्स्ट सेंटेंस। अब हम सेंटेंस नंबर 2 में देखते हैं सिंगिंग इज माई हॉबी। यहां पर ये जो सिंगिंग है ये वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट है। जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म सब्जेक्ट के तौर पर आती है तो फिर नाउन का रोल प्ले करती है और जेरेंड कहलाती है। जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म सब्जेक्ट का काम करती है तो इसका मतलब है कि नाउन का रोल प्ले करती है। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, यहां पर मैं नोट लिख देता हूं कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज nouns is always a noun और like noun। सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स हमेशा नाउन होते हैं या नाउन की कोई किस्म होती है। अब नाउन की किस्में जो है वो प्रोनाउन भी है और नाउन की किस्म जो है वो जेरेंड भी है। तो सेंटेंस नंबर 2 में सिंगिंग इज माई हॉबी में सिंगिंग जो है वो जेरेंड है। कैसे जेरेंड है, कैसे पता चला? कि यहां पर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है और अगर वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी तो वो नाउन कहलाएगी। तो लिहाजा वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जब नाउन का रोल प्ले करती है तो जेरेंड कहलाती है। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 3 में भी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है लेकिन यहां पर वर्ब नहीं है। सेंटेंस नंबर 3 में आई सब्जेक्ट है। सेंटेंस नंबर 4 में लाइक सब्जेक्ट है। शहरियार बताओ मेरा बच्चा। तो जेरेंड की हम बात कर रहे थे कि,
रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है? जरमीन, आप ना इसके बारे में क्वेश्चंस में पूछिएगा अब, ठीक है? अच्छा जी, अब सेंटेंस नंबर 3 में आई जो है वो सब्जेक्ट है और लाइक जो है वो वर्ब है और सिंगिंग यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब लाइक यहां पर वर्ब क्यों है? लाइक यहां पर वर्ब किस तरह है? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, अभी अभी क्वेश्चंस नहीं। लाइक में एक्शन है लेकिन बेटे फिजिकल एक्शन नहीं है, ये मेंटल एक्शन है। अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जब नाउन का रोल प्ले करती है तो जेरंड कहलाती है। मिसाल के तौर पर योर स्विमिंग इज मैचलेस। अब यहां पर ये जो स्विमिंग है ये जेरंड है, वर्ब नहीं है। और वैसे भी देखो योर के बाद में नाउन्स आते हैं, योर हाउस, योर कार, योर मोबाइल, योर स्विमिंग। तो यहां भी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब का काम नहीं कर रही, नाउन का काम कर रही है, लिहाजा जेरंड कहलाएगी। तो इन्फिनिटिव क्या हुआ कि जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नाउन का काम करती है तो जेरंड कहलाती है। इन्फिनिटिव क्या हुआ? टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई। और जेरंड क्या हुआ कि जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नाउन का रोल प्ले करती है। तो अब आपके सामने ये लिस्ट है। अब जो मैंने रूल बताना है अब मैं उसकी तरफ आता हूं। ये कुछ वर्ब्स आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है थ्रेटन, इसका मतलब धमकी देना। दूसरा है प्रिटेंड, इसका मतलब है बनावट करना। तीसरा है टेंड, टेंड का मतलब है इरादा करना, टेंडेंसी को जहन में रखो। सॉरी, टेंड का मतलब है रुझान होना। इंटेंट का मतलब है इरादा करना। अगला है डिमांड, उसके बाद प्रिपेयर, उसके बाद प्रॉमिस, उसके बाद सीम, सीम का मतलब लगना, दिखना। उसके बाद मीन, उसके बाद होप, फिर फेल, फिर ऑफर, फिर मैनेज, फिर वेट, उसके बाद वांट, उसके बाद डिजर्व, फिर हेजिटेट और अपीयर और प्लान और आस्क और लर्न। ये वर्ब्स हैं सारे के सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये 21 वर्ब्स हैं आपके सामने, 21। उसके बाद फिर राइट साइड पे कुछ और वर्ब्स हैं। राइट साइड पे कुछ और वर्ब्स हैं, जैसे कि एडमिट यानी कि तस्लीम करना, जैसे कि डिले देर करना, डिनाई रद्द कर देना, कंसिडर समझना, डिस्कस फिनिश, रिकॉल याद करना।
जहन के अंदर लेके आना, दोहराना। रिकमेंड, appreciate, complete, enjoy, mention, जिक्र करना, avoid, misunderstand, keep, quit, तर्क कर देना, और postpone। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। थैंक यू बेटे शहरयार। तो ये पहले ही शहरयार ने बता दिया कि 17 है। अब ये जो लेफ्ट साइड वाले वर्ब्स हैं, इनको मैं येलो कलर का कर देता हूं। लेफ्ट साइड वाले जो वर्ब्स हैं, अगर एग्जाम में टाई पड़ जाती है कि इनके बाद, अगर एग्जाम में टाई पड़ जाती है कि इनके बाद इन्फिनिटिव आना चाहिए या जेरेंड आना चाहिए, तो आपने इनके बाद इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जैसे माई फादर थ्रेटन्ड, अब पहला फिक्रा देखो, माई फादर थ्रेटन्ड टू पनिश मी या पनिशिंग मी, तो थ्रेटन्ड पे फोकस करो और इसके बाद इन्फिनिटिव आएगा, जेरेंड नहीं आएगा। एग्जाम में यही टाई पड़ेगी। अव्वल तो कई स्ट्रक्चर्स इन वर्ब्स के साथ बन सकते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, कई स्ट्रक्चर्स, लेकिन अगर हम इस वक्त सिचुएशन बना रहे हैं, यानी कि यहां पर लिख देता हूं कि इफ देर इज अ टाई बिटवीन, सिचुएशन बना लेते हैं, इफ देर इज अ टाई बिटवीन द यूज ऑफ infinitives, सॉरी, इफ देर इज अ टी लिखा हुआ है मैंने, if there is a tie between the use of infinitives and gerunds after the following verbs, comma, we will use infinitives। ये देखो जी, अब माई फादर थ्रेटन्ड टू पनिश मी, ये करेक्ट होगा, पनिशिंग मी गलत होगा। हाउ डू यू मैनेज टू परफॉर्म योर ड्यूटीज या परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज, तो यहां पर परफॉर्मिंग जो है वो गलत होगा और टू परफॉर्म ठीक होगा। हाउ डू यू मैनेज, क्योंकि मैनेज इनके अंदर मौजूद है, ये मैनेज। इसी तरह से ही हेजिटेट्स टू स्पीक बिफोर द ऑडियंस या स्पीकिंग बिफोर द ऑडियंस, तो हेजिटेट्स को फोकस कर लीजिए, और हेजिटेट्स के बाद यहां पर टाई पड़ी हुई है कि टू स्पीक इस्तेमाल किया जाए या स्पीकिंग इस्तेमाल किया जाए, तो हम स्पीकिंग को रद्द कर देंगे और टू स्पीक को प्रेफर करेंगे, बल्कि रद्द प्रेफर क्या करेंगे, आना ही टू स्पीक है। इसी तरह से द थीफ एडमिटेड, अच्छा ये अब अगले आ गए, ठीक है जी। अब और सेंटेंसेस इसके देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 4 देखिए,
they failed to fulfill या fulfilling their promise। तो यहां पे क्योंकि फेल मौजूद है, लिहाजा हम फुलफिलिंग को काटेंगे और इसके बाद इंफिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फेल्ड यहां पर आया है। दे फेल्ड टू फुलफिल देयर प्रॉमिस। अच्छा, अब उसके बाद ये जो राइट साइड वाले वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स को मैं ब्लू कलर में कर देता हूं। ये जो वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स के बाद अगर टाई पड़ जाती है तो आप जेरंड्स का यूज करेंगे। और यही नोट हम इधर लिख लेते हैं। इफ देयर इज अ tie between the use of infinitives and gerunds after the following words, we will use gerunds। अब हम राइट साइड वालों को देखते हैं, जिसमें कैमरास ऑफ करो अपने सारे। मुकद्दसा, वीडियो ऑफ करो अपनी बेटे। अच्छा जी, अब हुजूरे वाला, अब ये राइट साइड वाले जो वर्ब्स हैं, एडमिट है, डिले है, तो एडमिट के बाद जेरंड आएगा अगर आना है। लाजमी नहीं है कि एडमिट के बाद ये इशू आए, लेकिन अगर एडमिट के बाद, डिले के बाद, डिनाई, कंसिडर, डिस्कस, फिनिश, इन वर्ब्स के बाद एक कंडीशन आती है, एक सिचुएशन आती है कि जिसमें हमें इंफिनिटिव्स और जेरंड्स में से कोई चूज करना पड़ता है, तो हम ये राइट साइड वाले जो हैं इनके बाद जेरंड्स का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे द थीफ एडमिटेड स्टीलिंग माई मोबाइल या टू स्टील द मोबाइल। ये देखो जी, अब एडमिटेड जो है ये राइट साइड वाले वर्ब्स हैं और इसके बाद जेरंड्स ने आना है, इंफिनिटिव्स ने नहीं आना, तो हम यहां पर इंफिनिटिव को काट देंगे। द थीफ एडमिटेड स्टीलिंग माई मोबाइल। इसी तरीके से ये दूसरा सेंटेंस अब देखें, प्लीज कंसिडर सबमिटिंग या टू सबमिट द असाइनमेंट इन टाइम। अब कंसिडर क्योंकि राइट साइड वाले जो वर्ब्स हैं उनके अंदर शामिल है कंसिडर। ये देखें, पहली लाइन के अंदर है कंसिडर, तो लिहाजा द थीफ, सॉरी, प्लीज कंसिडर सबमिटिंग द असाइनमेंट इन टाइम। तो यहां पर टू सबमिट को हम लोग काट देंगे। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 7 देखिए, प्लीज डोंट पोस्टपोन विजिटिंग कश्मीर या टू विजिट कश्मीर। यहां पर हम विजिटिंग को चूज करेंगे और टू विजिट को काट देंगे क्योंकि पोस्टपोन के बाद हमने जेरंड्स का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है,
अब इनको याद करने का क्या तरीका है, ये मैं आप लोगों को बताता हूं कि लेफ्ट साइड वाले 21 और राइट साइड वाले 17 को कैसे याद करना है, ये मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं अभी। अच्छा जी, अब तो लेफ्ट साइड वाले जो वर्ब्स हैं, अगर इनके बाद टाई पड़ जाती है कि हम इन्फिनिटिव्स का इस्तेमाल करें या जेरेंड्स का इस्तेमाल करें, तो हम इन्फिनिटिव्स का यूज करेंगे। और राइट साइड वाले जो ब्लू कलर में वर्ब्स हैं, अगर इनमें टाई पड़ जाती है कि हम इन्फिनिटिव्स का यूज करें या जेरेंड्स का यूज करें, तो हम जेरेंड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब इनको तो आपने लाजमी याद करना है, इसको मेमोराइज करना है। मेमोराइज करने का तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूं। अब एक ऑल इन वन एक्टिविटी भी है। ऑल इन वन एक्टिविटी वो क्या है? देखो, जो इन्फिनिटिव होता है, जो इन्फिनिटिव होता है, बच्चे सेंस का पूछ रहे हैं ना मुझसे, ये बहुत अच्छी बात है। इन्फिनिटिव जो होता है वो जनरली पर्पस को शो करता है, और जो जेरंड होता है वो जनरली एक्टिविटी को शो करता है। अब ज्या प्रोमिस्ड, इसके बाद टू हेल्प आएगा, रीजन कि ये पर्पस है। द थीफ एडमिटेड टू स्टील नहीं आएगा, स्टीलिंग आएगा। रीजन उसकी ये है कि ये एक्टिविटी है। थीफ ने मोबाइल चोरी करने की एक्टिविटी की और फिर उसने एडमिट कर लिया। ज्या प्रोमिस्ड टू हेल्प, अभी उसने हेल्प की नहीं, उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरी हेल्प करेगा, उसने मुझसे मदद करने का वादा किया। तो लिहाजा प्रॉमिस्ड के बाद यहां पर पर्पस ने आना है। तो पर्पस को शो करने के लिए हम जनरली इन्फिनिटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, और एक्टिविटी को शो करने के लिए हम जनरली जेरंड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑल इन वन टोटका जो है, ये आप अपने जहन में रख सकते हो। लेकिन पहली शर्त यह है कि आप इन 21 और 17 38 वर्ड्स को याद करो पहले तो। 38 वर्ब्स को पहले तो याद करो ना, यानी डायरेक्ट आपने इस ऑल इन वन टोटके के ऊपर नहीं जाना। ये 21 और 17, ये 38 वर्ब्स बनेंगे। सवाल बाद में। थर्टी एट वर्ब्स, इन 38 वर्ब्स को पहले याद करो, फिर इस ऑल इन वन ट्रिक की तरफ जाओ। अच्छा जी, इसके बाद अगली बात, अब ये 8th पॉइंट जो हम कर रहे हैं, इसमें कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस हैं जिसके बाद में आना ही जेरेंड्स ने है। कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस हैं जिनके बाद आना ही जेरेंड्स ने है, जैसे कि लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, ऑब्जेक्ट टू, अप्रूव ऑफ, थिंक ऑफ, insist on, count on, keep on, forget about, think about, go through
और डोंट माइंड। ये कुछ फ्रेजेस आप लोगों के सामने हैं, और इन फ्रेजेस को आप, थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू अहमद। इन फ्रेजेस, ये 12 फ्रेजेस हैं, जैसे कि लुकिंग फॉरवर्ड टू का सेंटेंस बनेगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, looking forward to meeting you soon। अब लुक फॉरवर्ड टू, यहां पर लुक फॉरवर्ड टू कर देते हैं। अब लुक फॉरवर्ड टू का ये फिक्स्ड फ्रेज है, जिसके बाद में जेरंड आना है, और एग्जामिनर क्या करेगा यहां पे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू लिखेगा। तो लिहाजा आपने मीट को इनकरेक्ट करना है, इसको हम काट देते हैं। तो यहां पर जेरंड का यूज करना है, जो कि मीटिंग है। और सेंटेंस देखिए, ही visited the school with a view to inspecting the classrooms। अब यहां पर विद अ व्यू टू आया, और ये फिक्स्ड फ्रेज है, और इसके बाद जेरंड का इस्तेमाल हुआ है। एग्जामिनर क्या करेगा, यहां पर इंस्पेक्ट करेगा, जो कि गलत है। तो इंस्पेक्ट को हम यहां पर काट देते हैं। और देख लीजिए, प्लीज डोंट माइंड माई सिटिंग हेयर। अब डोंट माइंड के बाद यहां पर सिटिंग लगाया गया है। एग्जामिनर आपको कैसे देगा, प्लीज डोंट माइंड मी टू सिट हेयर। और देख लीजिए, प्लीज फॉरगेट अबाउट डोंट forget about helping the needy। forget about के बाद देख लीजिए जेरंड का इस्तेमाल हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद जो 13th पॉइंट है, अब हम उसको देखते हैं। 13 और 14th पॉइंट तक आज हम करेंगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट कर देते हैं।
बाज औकात, एक मिनट, इसका मैं नंबर सही कर लूं जरा। अच्छा जी, अब एक और कंडीशन है, बाज औकात गो और डू के फौरन बाद जेरेंड आता है। ये एक स्ट्रक्चर है। ये जो आप मेरा बच्चा सेंटेंस पढ़ रहे होते हो, सेंटेंस असल में एक स्ट्रक्चर है ना, और डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। अभी वर्ब कंप्लीट करने के फौरन बाद मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाने हैं, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस करवाने हैं, और उसके बाद कोई 18-20 सेंटेंस स्ट्रक्चर करवाने हैं, क्योंकि वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कि हर एग्जाम में काम आता है। अच्छा बेटे, ये फिफ्थ पॉइंट है वर्ब ऑफ थिंकिंग का, सिक्स्थ पॉइंट है इन्फिनेटिव और जेरेंड्स का। हाँ ठीक कह रहे हो आप, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट था इन्फिनेटिव्स और जेरेंड्स का। सेवंथ पॉइंट था फ्रेजेस और जेरेंड्स का। और अब एट्थ पॉइंट हम कर रहे हैं गो और डू के अगर फौरन बाद जेरेंड आ जाए तो उसकी सेंसेस क्या है। आई गो फिशिंग, आपने गो टू तो सुना ही है, लेकिन आप जरा इस स्ट्रक्चर को देखो, आई गो फिशिंग, यानी गो के फौरन बाद जेरेंड। अच्छा, गो की फॉर्म्स बना सकते हो, आई वेंट फिशिंग, वेंट टू नहीं, वेंट टू वाला स्ट्रक्चर तो आप पहले से जानते हो। आई गो फिशिंग, आई आई वेंट फिशिंग, ही हैज गॉन फिशिंग। तो गो की फॉर्म्स कोई सी बना लो, और अगर इसके फौरन बाद जेरेंड आता है तो उसके अंदर सेंस होती है इंजॉयमेंट की। यानी कि अगर गो के फौरन बाद जेरेंड आता है तो उसमें सेंस होती है इंजॉयमेंट की। और अगर डू के फौरन बाद जेरेंड आता है तो उसमें सेंस होती है ड्यूटी की या रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, आई गो फिशिंग विद माई फ्रेंड्स एवरी वीकेंड। अब उसने कहा नहीं है कि मैं इंजॉयमेंट के लिए जाता हूं, लेकिन ये जो गो फिशिंग का एक फ्रेज बना है, इसके अंदर एक हिडन सेंस है इंजॉयमेंट की। गो टू गलत नहीं है, लेकिन गो टू का स्ट्रक्चर तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। ये जो हम स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं ये न्यू स्ट्रक्चर्स हैं कि गो के फौरन बाद अगर जेरेंड आए या डू के फौरन बाद अगर जेरेंड आए तो उसके अंदर सेंसेस क्या होती हैं। अनम जहीर, कैमरा ऑफ करो अपना। अच्छा जी, अब देखें, द फिशरमैन डू फिशिंग। द फिशरमैन डू फिशिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अब फिशिंग की एक्टिविटी सेंटेंस नंबर 1 में भी हो रही है, और फिशिंग की एक्टिविटी जो है वो सेंटेंस नंबर 2 में भी हो रही है। लेकिन जब गो फिशिंग आया
तो उसके अंदर सेंस ऑफ एंजॉयमेंट है, और जब डू फिशिंग आया तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा जी, उसके बाद आज का लास्ट पॉइंट है, ये फॉर्मूला एक है, एक और स्ट्रक्चर है। अब दिस इज अनदर स्ट्रक्चर। ये फॉर्मूला है कि वर्ब प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस इंफिनिटिव। वर्ब, क्वेश्चन वर्ड और इंफिनिटिव, जब ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसमें से बड़े मजे मजे की सेंसेस आती हैं। अब देखो, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो हाउ, हाउ यहां पर आ गया। क्वेश्चन वर्ड, और टू स्विम यहां पर आ गया इंफिनिटिव। ये देखो, तो ये जो एक ट्रॉयका है, ये एक जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट, ये जो एक ट्रिलॉजी है, इसको याद रखना कि ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। इसमें सेंस है मैनर की, क्योंकि हाउ जो है मैनर की सेंस देता है। अब एग्जामिनर आपसे क्या क्या कैसे आपको धोखा देगा, ही डज नॉट नो स्विमिंग, वो गलत है। ये मैं नीचे लिखता हूं, ही डज नॉट नो स्विमिंग, ये गलत है। और एग्जामिनर कैसे धोखा देगा, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विमिंग, ये भी गलत है। बोथ द सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट। ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। तो ये जो एक ट्रिपलेट है, वर्ड क्वेश्चन वर्ड, वर्ब क्वेश्चन वर्ड और इन्फिनिटिव का ये जो ट्रिपलेट है, इसको याद रखना। अच्छा जी, अब अगला सेंटेंस देखें, वी शुड डिसाइड। अब डिसाइड यहां पर आ गया वर्ब, वेयर टू गो। अब जो वेयर है यहां पर क्वेश्चन वर्ड आ गया, और उसके बाद टू गो जो है वो इन्फिनिटिव आ गया, और इसके अंदर सेंस होगी प्लेस की, क्योंकि वेयर प्लेस की सेंस देता है। तो ये ट्रिपलेट याद रखो, यानी इस ट्रिपलेट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बना लो, वी प्लस क्यू डब्ल्यू प्लस इन्फिनिटिव, वर्ब, क्वेश्चन वर्ड और इन्फिनिटिव। ठीक है जी, तो ये हम और भी इससे मतलब, ये तो हमने हाउ से और वेयर से बनाया है, हम व्हेन से भी इसको बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे,
कैन यू इन्फॉर्म us when to leave? अब देखो, इन्फॉर्म यहां पर वर्ब आ गया, when क्वेश्चन वर्ड आ गया, और टू लीव यहां पर इंफिनिटिव आ गया, और इसके अंदर सेंस हो जाएगी टाइम की, क्योंकि when के अंदर सेंस ऑफ टाइम होती है। ले जी, आज का लेक्चर हम यहां एंड करते हैं और अब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं।